नाकामी की। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में कुछ खुराफात नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान सेना को बलूच के जवान ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान सेना पानी मांग रही है। हमारी रिपोर्ट देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कैसे पाकिस्तानी सेना मजबूर हो गई है। हम इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना को मुंह की खानी पड़ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान सेना बलूच की सेना से पानी मांग रही है। पाकिस्तानी सेना को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। पिछले 3 दिनों में कई हमले हुए और इस हमलों में बलूच के जवान पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़े। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 15 जवान मारे गए। अलग अलग हमलों में पाकिस्तान के और कई सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि बलूचिस्तान में जिस तरह से वो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है वो नाकाम होता जा रहा है। पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि बलूचिस्तान की आर्मी को हराना और ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंक का गढ़ है। ऐसे में उसके आतंकवाद वाली मानसिकता बलूचिस्तान में कितनी सफल होगी ये देखने वाली बात होगी। पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी सेना और बलूच की सेना आमने सामने है। पाकिस्तान बलूच में अशांति फैलाना चाहता है, लेकिन बलूच की आर्मी है कि वो पाकिस्तानी सेना को टिकने नहीं दे रही है। बलूच की आर्मी का साफ साफ मानना है कि वो पाकिस्तान सेना की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वहीं हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार जमीर अली दहतो जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो BLA है वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ बलूचिस्तानियों के लिए डटे हुए हैं और यहाँ पर एक तरह से पाकिस्तान की सेना में खौफ पैदा कर दिया है। शिवाज सर, सबसे पहले रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जो जिस प्रकार से सिचुएशन बलूचिस्तान में है वो काफ़ी वोलेटाइल है, और जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब हमले कर रही है पाकिस्तान की फौज पे और उस पर काफ़ी कैजुअल्टी भी कर रहे। और ये सच्चाई है कि उनको लगता है BLA को कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको एक्सप्लॉइट किया और पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि ये सच्चाई है कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहता था। इसको 1948 में पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपने साथ कंट्रोल में किया था, और जब से ये पाकिस्तान का हिस्सा बना है, जो कि बलूचिस्तान एक सबसे बड़ी प्रोविंस है आज की तारीख में पाकिस्तान की, और सबसे ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल, मगर ये भी सच्चाई पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लॉइट किया गया है, इनको सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है। तो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल है, इसने उसी समय से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये उन्होंने समझ में आया कि उनको कभी भी एक प्रकार से वो दर्जा नहीं मिलेगा जिस प्रकार से पंजाब को मिलता है या बाकी प्रोविंस को मिलता है। और अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई, इन्होंने ये महसूस किया कि इनके जो रिसोर्सेज हैं उनको पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है, मगर अभी उनको लगने लगा है कि अब चीन भी इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है और ग्वादर पोर्ट में एक मिलिट्री नेवल पोर्ट बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर ना तो मुछारे जा सकते हैं बाहर, वहाँ बड़े बड़े ट्रोल लगा दिए चीन ने, और साथ में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने हैं उसका कोई फायदा नहीं है बलूचिस्तान के लोगों को, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनका एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स है, जो कि 75% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, वो
अब बिल्कुल ठप पड़ गया है। उसकी वजह यह है कि वहां पर पानी की कमी है, बिजली नहीं आती और कोई और सहूलियत भी नहीं मिलती, ना उनको कोई ऐसी सहूलियत मिलती गवर्नमेंट से जिससे उनकी डाउन में फायदा हो, तो वो भी बड़ा नुकसान है उनका। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उनकी पोल्ट्री थी और बाकी लाइफ स्टॉक को रखते थे, वो भी हालात ख़राब हैं, उनको कोई वेटरनरी हेल्प भी नहीं मिल रही, उनको कोई मेडिकल असिस्टेंस भी नहीं मिल रही। तो अगर आप देखेंगे कि बलूचिस्तान की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं और बलूचिस्तान के लोग समझते हैं कि पाकिस्तान उनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन मानेगा, तो वो इससे अलग होना चाहते हैं। और यही नहीं कि अभी 15 से 20 हज़ार के करीब जो यूथ है वो भी गायब हो रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ बीएलए कर रहा है और एक नई डेवलपमेंट हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो कहते हैं एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, इन्होंने आपस में गठजोड़ कर दिया है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं और आपस में ये हमले जो है कोऑर्डिनेटेड करते हैं। बीएलए हमले कर रहा है बलूचिस्तान में और इसी तरीके से जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो खैबर पख्तूनख्वा में। तो मैं तो यही कहूंगा कि वाकई आज की तारीख में पाकिस्तान की सिचुएशन काफी खराब है। ऐसा लगता है जिस प्रकार से सिचुएशन जारी है ये कहीं ना कहीं सिविल वार की तरफ जारी है। बिल्कुल। और दैतो साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमीर अली दैतो जी, आपसे भी समझना चाहेंगे आखिर पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पाकिस्तानी सेना बलूचियों पर कहीं ना कहीं जुल्म ढाती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए बीएलए की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अब तो पाकिस्तान सेना के अंदर ही खौफ हो गया है। देखिए, पाकिस्तानी फौज इस वक्त ऑपरेशन कर रही है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, उसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। लेकिन बीएलए जो, क्योंकि बीएलए बुनियादी तौर पे मुकम्मल तौर पे एक दहशतगर्द तंजीम है और इसके जैसे अभी सवाज सर कह रहे थे कि उसके ताल्लुकात तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के साथ भी हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में हमेशा से प्रॉब्लम ये रहा है कि जितनी भी मुसल्लह जदोजहद है उन्होंने कोई ना कोई एक कोई आड़ ली है और उसके बाद फिर उन्होंने ना सिर्फ फौज के साथ लड़ाई की है बल्कि आवाम को भी कुचला है। इस वक्त बलूचिस्तान की जो सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है उसमें सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों का हाथ है उसमें तो ये जो दहशतगर्द तंजीम है इनका है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसने बलोच अवाम को उनके जायज़ हुकूक नहीं दिए, जिस वजह से बलूचिस्तान के लोग इनसे नाराज़ हैं और उनका नाराज़ होना बनता भी है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में एक एलीट क्लास है जो कि अपनी सहूलियात और अपनी अय्याशियाँ करती है। एक पाकिस्तान का मिडिल क्लास और गरीब बंदा है जिसको रोटी खाने के पैसे नहीं मिलते। तो बलूचिस्तान में जितने मजालिम किए गए हैं, मैं तो समझता हूँ उसमें सबसे ज्यादा मजालिम उनकी वहाँ की जो एलीट है उसने किए, जिसमें बलोच सरदार शामिल है। और बलोच सरदारों ने कभी भी बलूचिस्तान की अवाम के हुकूक की बात नहीं की। वो यहाँ पर जब भी अवामों में आते हैं तो अपने हुकूक और अपने मसाइल को ऊपर उठाते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह के भी हालात हो उसमें किसी भी मुसल्लह जदोजहद को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जदोजहद जब भी होती है तो पॉलिटिकल जदोजहद होती है और उसके नतीजे में जो अवामी रिएक्शन होता है उसके बाद ही अवाम को फायदा होता है। मुसल्लह जदोजहद या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में कोई भी फायदा नहीं होता। बीएलए ना सिर्फ पाक फौज के खिलाफ वहां पर महाजाराई करी बल्कि वो अवाम को भी कुचल रही। वहां पर आए रोज जो बम धमाके होते हैं उसमें सिर्फ फौजी या जो फोर्सेस के लोग हैं वो नहीं मरते बल्कि आम मासूम लोग भी मारे जाते हैं। तो ऐसा कोई भी इनकलाबी नहीं हो सकता जो अपने मासूम लोगों को भी मारे और इनकलाब का भी नारा लगाए। तो मैं समझता हूँ कि बीएलए एक मुकम्मल तौर पे दहशतगर्द तंजीम है और बीएलए की दहशतगर्दी का नुकसान जितना फौज को हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा बलूचिस्तान के उन आम मासूम लोगों को होता है जो कि इनके मजालिम का भी शिकार होते हैं। और उसके बाद फिर इनकी जो कार्रवाई होती है उसके बाद की जो सर्च ऑपरेशन और दीगर मामला होते हैं उसमें फिर आवाम को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात खराब है उसमें जितना ब्लेम हम सरकार को देते हैं उससे ज्यादा ब्लेम हमें उन लोगों को भी देना चाहिए जिन्होंने बलूचिस्तान के नाम पे हुकूक हासिल किए और उसके बाद अवाम को मुंतकिल नहीं किए।
बिल्कुल। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलकर्णी सर, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में लगातार जो पाकिस्तान आर्मी है वो उन पर जुल्म ढाती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर बीएलए ने ही पाकिस्तानी सेना के अंदर खौफ पैदा कर दिया, क्योंकि वो डटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए आज़ादी जो कि पाकिस्तान से नहीं मिल रही है। उल्टा पाकिस्तानी सेना लगातार बलूचियों पर आक्रामक प्रहार करती रहती है और कहीं ना कहीं उन पर जुल्म ढाती है। धन्यवाद गीतू जी। मुझे लगता है कि इसके पीछे थोड़ा सा बैकड्रॉप है, क्योंकि जिस प्रकार से नवाब बुख्ती को मारा गया और उनकी 18वीं शताब्दी है, और उसमें लगातार देखने को मिल रहा है कि मुशर्रफ ने अपने ईगो के कारण जिस प्रकार से वहां पे जो दहशतगर्दी आज बलूचिस्तान में है, वो उसके कारण जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट था पहले 1964 के आसपास, और तकरीबन 2000 के आसपास से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और जिस प्रकार से नवाब बुख्ती को ठोका गया और जाकर के मारा गया, उसके बाद से वहां पे दहशतगर्दी बंद नहीं हुई। पाकिस्तानियों में शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खासकर जिसमें फौज शामिल है, क्योंकि बलूचिस्तान का सिर्फ 4% ही आबादी में उसका हिस्सा है, फौज के अंदर तो 1% भी नहीं है, एक रेजिमेंट है उनकी और एक फ्रंटियर फोर्स है, तो उसकी अहमियत भी बहुत कम है। उसके कारण क्या हो रहा है, बलूचियों को जो लग रहा है कि बलूची और तालिबान ये दोनों अलग अलग हैं। तालिबान एक सोच है और अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनवा से अलग है। यहाँ पे इनको पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स की जरूरत है, और बलूची शुरू से ही, क्योंकि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में आजादी के बाद आया है और पाकिस्तान ने आजादी के बाद लिया है, तो ये जो बलूचियों की जो मांग है, और अब जब चीन बलूचिस्तान के अंदर घुस गया और जिस प्रकार से लगातार जो कार्रवाई पाकिस्तान की फौज बलूचियों के पीछे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ वहां पे लश्कर बलूचिस्तान हो गया, तरह तरह के जो छोटे छोटे आतंकी संगठन खड़े हो गए जो अब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं। पिछले साल तकरीबन 384 के आसपास जो है फौजी मारे गए, तकरीबन 900 के आसपास इनके फाइटर्स मारे गए हैं, और अभी भी इस साल भी आसपास तकरीबन 80 के आसपास मारे गए। तो लगातार जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और स्पेशली कलात जो प्रोविंस है, कलात में जो जिस प्रकार से जो वहां की जो हालात है और जो वहां का मैं कहूँगा टेरेन है, वो इतना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान की फौज को वहां पर निकलना, और यहाँ पर पाकिस्तान की फौज जो है कतराती नहीं है। हवाई जहाज, अटैक हेलीकॉप्टर, दुनिया भर के एम्बुश लगाने की कोशिश, और वो जो वहां पे लोग हैं वो अपने इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमले होते हैं इनके ऊपर। और जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के मार खा रहे हैं, बैकफुट पर है, यही कारण है। क्योंकि आप देखिएगा आज की तारीख में पाकिस्तान में बवारिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंधु देश, मुहाजिर सूबा, मतलब ये सब तरह तरह के जिस तरीके से अलग अलग सेपरेटिस्ट एक आवाजें उठ रही है पाकिस्तान के अंदर, उसको देख करके लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैकफुट पर है अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सिवाज सर, और ऐसे में पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन सबक कुछ नहीं ले रहा है, और ये बहुत हैरानी की बात है कि कम से कम आप चारों तरफ से घिर रहे हैं तो कहीं से तो कोई फ्रंट छोड़ दीजिए। अब ये देखिए कि तालिबान भी लगातार अब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, और अगर ये पाकिस्तान यहाँ अफगानिस्तान के जो कुछ लीडर्स हैं उनसे अगर तुर्की में मिल रहा है तो यहाँ पर पूरा मामला बहुत एक तरफा हो जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो खुद सोच रहा है उसको सही मानता है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाँ देखो, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने जो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया है, और फिर आज आतंकवाद उनको काट रहे हैं। बार बार पाकिस्तान कहता है कि हम तो विक्टिम हैं टेररिज्म के, तो इनसे पूछा जाए कि आतंकवाद पैदा किसने किया। देखो, जब हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और मुझे लगता है आज वो समय आ गया जब पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की खुद की क्रिएशन है, वो उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। और ये भी सच्चाई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो तालिबान है अफगानिस्तान में, वो मुशेरे भाई, वो एक सिक्के के दो पहलू। और ये भी सच्चाई है कि जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान वहां पर आया था अफगानिस्तान में, तो बड़े खुशी का मुजाहरा हुआ था पाकिस्तान में। और जब इमरान खान उस समय प्रधानमंत्री थे, उसने कहा कि दे हैव ब्रोकन द चेंज ऑफ स्लेवरी, तो यहाँ तक की बात की गई थी।
मगर हमें मालूम था कि इनके बीच में बहुत तगड़ी फॉल्ट लाइन है। अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान में इनके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे ज़्यादा देर, और वही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डोरन लाइन है उसको अफगानिस्तान मानता नहीं है, और जो पश्तून है दोनों तरफ वो मिलना चाहते हैं, अफगानिस्तान सरिया लो लाना चाहते हैं। तो हो क्या रहा है कि जो हकानी ग्रुप था पाकिस्तान का तालिबान के अंदर, वो भी अब कमजोर पड़ गया है। तो अब जो तालिबान वहां से अपना अस्तित्व बनाने के लिए पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर लग रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है तालिबान को कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बेसिस देते हैं, आप इनको कंट्रोल करें, मगर इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के अंदर, जहां पर बच्चे औरतें मारी गई करीब करीब 50 की, तो उसके बाद तालिबान ने भी बहुत बड़ा हमला किया है और उनकी 18 पोस्टों पे हमला किया था। 4 पोस्टें अभी भी कंट्रोल में है, करीब की 25 से 30 जो हैं जवानों को मार दिया। और अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसको हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ज्यादा एक प्रकार सक्रिय है। तो सच्चाई यह है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में, जो बताया आपने कि क्या हो रहा है। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी के उभरी हुए, उसको जेल में डाला हुआ है, उसको 100 से ज्यादा केसेज हैं। इलेक्शन जो है वहां पर फेयर एंड फ्री तो होते नहीं, क्यों किसी समय में उसको भी फायदा हुआ था इमरान खान ने, जब उसको कहते थे कि ये एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिलेक्टेड है, मगर लास्ट टाइम जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी को फायदा होगा। आज इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, ऊपर से आपका इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत है, $100 बिलियन से ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। इतना इकोनॉमिक क्राइसिस है कि आपके पास 15 दिन से ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं, आपका फॉरेन रिजर्व घट के $4.2 बिलियन रह गया, इन्फ्लेशन डबल फिगर में है, आपका जो इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती थी थोड़ा बहुत, वो भी ठप पड़ी है, जो इन्वेस्टमेंट आते थे वो बंद हो गए, क्योंकि उनको लगता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। तो आप देखें इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आतंकवाद का बढ़ना, और आतंकवाद का बढ़ना चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में, और ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, उनकी जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है। उनके ऊपर आपने कितने ज्यादा जुर्म ढाए हैं, वो अपने आप का अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इकट्ठे हैं, मगर अदरवाइज जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को जिस प्रकार से कुचला गया पाकिस्तान ने उनको एक्सप्लॉइट किया है, वहां पर लोगों का कोई ध्यान नहीं दिया गया, वहां पर लोग बहुत ही ज्यादा बुरी हालात में हैं, तो वो तो फ्रीडम चाहते हैं, वो कभी नहीं रहना चाहते थे पाकिस्तान। और यही नहीं, मैं ये कहूंगा गीतू, पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है, वहां अगर आप देखें लोग सड़कों पे खड़े, चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, जहांगीर, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत क्या जो जम्मू कश्मीर वो 75 साल आगे निकल गया, पाकिस्तान को झूठ बोलता रहा, सेकंड क्लास सिटीजन मनाता रहा, और वो कहते हैं कि भारत वाला जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर सड़कों का जाल बिछ गया है, यहाँ पर आज की तारीख में रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हो रहा है, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, G20 की मीटिंग होती है, सऊदी अरेबिया, UAE वहां इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो वो कहते हैं कि आप हमको आप मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि सोशल मीडिया जो है उससे सबको पता लग जाता है। तो वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की जो शिया पॉपुलेशन है हमारी बटालिक और कारगिल की तरह, वो कहते हैं स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोलो, हम वहां जाना चाहते हैं। तो आप अगर पूरी सिचुएशन देखोगे तो इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुहाड़ी मारी है। आज जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ा है वो इनकी देन है, इन्होंने ही क्रिएट किया, आज इनको ही खा रहा है। और ये सच्चाई अभी भी तो मान नहीं रहे, ये अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। वो आतंकवादी जिसको भारत की तरफ भेजते हैं उनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं। लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी अभी भी इन्होंने 2-3 हजार बिठा रखे लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में भारत की तरफ पुश करने के लिए। और वो आतंकवादी जो इनको काटते हैं जिस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं।
तो सच्चाई है, जब तक पाकिस्तान सच्चे मन से आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, ना तो इसके रिलेशनशिप भारत से अच्छे हो सकते और ना ये आतंकवाद का खात्मा कर पाएगा। बिल्कुल। और अगर जो लोग आतंकवाद का बलूचिस्तान खात्मा में नहीं रह होगा, रहे हैं तो सर, उनके लिए भी बहुत परेशानी है। दैतो साहब आप भी बताइए, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग इस वक्त त्रस्त हो चुके हैं, हालांकि पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है उनके लिए किस तरह से इनको यहाँ पर रखना है या क्या कुछ करना है, बस उनको एक एरिया चाहिए। अब ऐसा लगता है कि सिर्फ कोई देश होने चाहिए, कोई सीमा होने चाहिए, इसके अलावा उन्हें दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करते हैं पीओके के लोगों से, अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान के लोगों से, तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ जुल्म हो रहा है और कोई प्लान नहीं है, विजन नहीं है कि अगर बलूचिस्तानियों को हम अपने साथ रखना चाहते हैं तो हमें इनके लिए क्या करना होगा। देखिए, प्रॉब्लम ये होता है हमेशा जो मुआशी नाइंसाफियां होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सवाद सर की एक बात का जवाब दे दूं। देखिए, हमारे लिए तहरीक तालिबान, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद या फिर बीएलए, सारी की सारी तंजीमें एक जैसी, क्योंकि सारे के सारे दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी का मैंने कहा कि किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो मजहबी शक्ल में हो, चाहे वो नेशनलिज्म की शक्ल में, या किसी भी सूरत में हो, दहशतगर्दी होती, मुसल्लह जद्दोजहद की कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं होती। हमेशा से पुरअमन और मुज़ाकरात का रास्ता ही बेहतर सियासी रास्ता होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर एक जाति उनके साथ होती है अवाम के साथ, और दूसरी जाति उनके साथ ये होती है कि दहशतगर्द भी उन्हीं के ऊपर मजालिम ढाते हैं। देखें, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पे हज़ारों बम धमाके हुए, हज़ारों हमले हुए। उसमें अगर सैकड़ों पाकिस्तान फौज के जवान मारे गए या जो पुलिस के जवान शहीद किए गए हैं, तो उसके साथ साथ हजारों लोग जो है वो आम मारे गए, बिल्कुल आम शहरी, मासूम शहरी, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम सारा यही है कि बिल्कुल, और तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं समझता, पाकिस्तान बिल्कुल आम लोगों को कुछ नहीं समझता है। ये देखिए, उनके लोगों भी मारे जाते हैं, पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी सही नहीं है, जो बलूचिस्तान में आम आदमी रह रहा है उसके लिए भी सही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तानी सेना किस तरह से अपने जवानों को ही झोंक देती है कि जाइए आप इनका विरोध कीजिए। हालांकि सेना का तो ये फर्ज होता है, लेकिन क्या ये वाकई से ये जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो उन जवानों की सोचते भी होंगे? देखिए, जब जिस तरह मैंने आपको कहा कि पिछले तकरीबन कोई 15 से 20 सालों से पाकिस्तान में ऑपरेशंस जारी है, और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जारी ऑपरेशन है उसको हमने जितना करीब से कवर किया है, तो इस वक्त पाकिस्तानी फौज हो या पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें कहीं पे भी ये जो बेड और गुड तालिबान वाला फर्क आपको हिंदुस्तान में बैठ के नजर आता है। पाकिस्तान में अब ऐसा कोई तस्वुर नहीं रहा कि गुड और बेड तालिबान है। जो भी मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले लोग हैं या जो मुसल्लह जत्थे हैं, उनको हम दहशतगर्द समझते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं। उसमें जैसे मैंने कहा ना कि चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे बीएलए हो या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, प्रॉब्लम सारा ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एक जिसको कहने के बहुत छोटा तबका, लेकिन ऐसा तबका जरूर मौजूद है जिनको ये मुख्तलिफ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ, जो इस तरह की दहशतगर्दी की जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं या जो मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो उनको कहीं ना कहीं सूट करती हैं, जिसकी वजह से वो इनको सपोर्ट भी करती है और प्रमोट भी करती है। लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस इस वक्त जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उसमें कहीं, लेकिन दैतो साहब आप ये तो मानेंगे पाकिस्तान ने देर कर दी है। जो पाकिस्तान की सेना है, जो पाकिस्तान के हायर ऑफिशियल हैं, आर्मी चीफ है, उन्होंने बहुत देरी से एक्शन लिया। अगर पहले ही आतंकवाद पे लगाम लगाई होती तो इतना आतंकवाद नहीं फैलता। ये मानते हैं आप? देखिए, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां की, जो ऑपरेशन लॉन्च किए, उसमें ऑपरेशन करने में बड़ी देर कर दी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान में, मैंने जैसे कहा ना कि एक बहुत जी, क्योंकि पाकिस्तान की सर निष्ठा नहीं थी, वो खुद ही चाहते थे कि ठीक है आतंकवाद फैले क्योंकि हमें भारत में इसका ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कुलकर्णी सर क्या कहेंगे, अगर वाकई ये सोच होती पाकिस्तान के आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो पनपता ही नहीं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो द होल पर्पस, पाकिस्तान का मकसद ही एक था कि टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। उनका मकसद ही एक था कि वो जो है टेररिज्म जो है उसका हब ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान वांट्स टू यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। इतना ही नहीं, आप बांग्लादेश में देख लो जिस तरीके से क्या ISI चीफ जाकर के दखल अंदाजी दे रहे, साफ साबित हो। तो पाकिस्तान का जो अगर
उन्होंने मकसद और उनका जो फाउंडेशन है अगर टेररिज्म है तो यही हालात होंगे। पाकिस्तान में तब्दीली हो ही नहीं सकती। आज पाकिस्तान में जब रेफरेंडम हुआ इसको देखने के लिए कि पाकिस्तानी अपने आप को कितने, पाकिस्तान में लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, तो पंजाबियों में सिर्फ 96% लोगों ने कहा हम पाकिस्तानी हैं। पश्तून ने भी कहा तकरीबन 90% कि हम पाकिस्तानी हैं। बलूची कितने रहे? 55%। सिंधी कितने रहे? 50%। खैबर पख्तूनवा के लोग कितने रहे? 52%। आप समझ सकते हैं जो पाकिस्तानी जो है, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहना चाहता है, उनकी तादाद इन इलाकों में बहुत कम, 55, 50, 52% लोग ही अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं। नहीं तो वो अपने आप को पहले बलूची मानते हैं, अपने आप को सिंधी मानते हैं, अपने आप को पश्तून मानते हैं। तो ये जो चीजें हो रही है पाकिस्तान के अंदर इसलिए हो रही है। अब बलूचिस्तान आप देख लीजिएगा, सब कुछ है बलूचिस्तान में, क्या नहीं है? नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में। क्यों चीन आज बलूचिस्तान के अंदर है? इसीलिए है कि चीन अपना मकसद देख रहा है, फायदा देख रहा है। अब पाकिस्तान आप 35% एग्रीकल्चर टैक्स लगा दो, तो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, बलूचियों को आप देख लो, खैबर पख्तूनवा को देख लो, यही कारण है। पानी वहां पर है, अब खैबर पख्तूनवा में किसी पानी वहां पर है, हाइडल डैम वहां पर है, तो बिजली नहीं है। अब बलूचिस्तान में देख लो, पानी वहां पर है, बिजली 6 घंटे है। तो ये अगर हालात आप पंजाब में देख लो, 24 घंटे बिजली रहेगी। तो अगर आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप पाकिस्तान के अंदर ही लोगों के बीच में करेंगे तो यही हालत होगा। और बार बार अगर आप दहशतगर्दी, टेररिज्म हर जगह कर, चाहे आप किसी भी मुल्क, दुनिया भर में किसी भी मुल्क में चले जाओ, अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट पकड़ रहे हैं तो वो खुद अपना पासपोर्ट छोड़ देगा, कहेगा मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। ये तो हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों को समझना है इन्होंने आतंक का सहारा छोड़ना पड़ेगा। तो आतंक का सहारा छोड़ेंगे कहां? अभी बात खत्म नहीं हो रही। खुद के देश में इतने सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे, तो वो बांग्लादेश में जाकर के घुस गए, आप हिंदुस्तान के साथ लड़ो। तो अगर ऐसी हालात में मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान सुधरेगा। पाकिस्तान को सुधारने वाले पाकिस्तानी ही है। और जिस प्रकार से उन्होंने हमला किया था उनके कोर कमांडर के रेजिडेंस के ऊपर, जिस प्रकार से उन्होंने फौज के बरखिलाफ कार्रवाई की, जरूर फौज पाकिस्तान में समझ गई है कि वो मतलब खुद अब नहीं रिमोट कंट्रोल से काम करवाएगी। रिमोट कंट्रोल का ये जो शहबाज शरीफ है, इन्होंने 2 कोर्स, 48 कोर्स और 49 कोर्स सिविल सर्विसेज और पुलिस का सारे के सारे को इंसेंटिव लेके बलूचिस्तान में भेजा कि आप जाकर के नौकरी करो बलूचिस्तान में और देखो किस तरीके से हालात सुधर सकते हैं। कहा वो सब भाग करके आ गए। तो ये हालात पाकिस्तान के आप दिखा रही हैं बार बार टीवी मॉनिटर के ऊपर, वो गाड़ी को किस तरीके से घाट लगा करके उड़ाया गया है। वहां पे जो हालात हैं इतने खराब है, इतने खराब है, मतलब आदमी सोचता है कि इससे खराब मेरे हालात क्या होंगे। तो इससे खराब हालात हो नहीं सकते। और जो पंजाबी हैं लाहौर में, वो मजा कर रहे हैं, और वो मजा कर रहे हैं, बाकी सारे लोग इर्द गिर्द उनका परेशानी है। कल भी मैंने कहा आपको 100 परिवार है पाकिस्तान के अंदर जो पूरा पाकिस्तान चला रहा है, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो खुद बाहर घूमते रहते हैं। उनका पिछले देखो बाजवा साहब ने फौज छोड़ी नहीं कि फ्रांस में देखेंगे घूमते अपनी बीवी के साथ, अमेरिका में देखेंगे बीवी के साथ। आप हिंदुस्तान में सोच सकते हैं इस तरह की कार्रवाई? कभी नहीं सोच पाएंगे। तो ये जो फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर, और वो जो फर्क है पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि भाई ऐसे देश नहीं चलेगा। जिस मकसद से देश बनाया था उसके बरखिलाफ सारी कार्रवाई हो रही है, इसलिए दहशतगर्दी आज पाकिस्तान के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये बहुत बड़ी बात है सिवाज सर की, आखिर देश का बंटवारा क्यों हुआ था? अलग रहना चाहते थे, तरक्की करना चाहते थे, या फिर देश का बंटवारा हुआ इसलिए था कि हम हमेशा ही भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते रहेंगे, या अपने आसपास के इलाकों में भी हम कहीं ना कहीं शांति बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी तरह से दहशतगर्दी फैलाएंगे? ये सोच किस तरह की सोच रही होगी सर, अंदाजा आप लगा सकते हैं? देखो सच्चाई यह है कि जो पाकिस्तान को बनाने वाले थे लोग, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग भी जहाँ पैदा हुआ था वो भी बांग्लादेश जो है वहां पर। मगर मैं बताता हूँ जो अहमदिया थे, जो भारत में अहमदिया थे, वो 4 फ्रंट में चाहते थे कि भी पाकिस्तान बने मुसलमानों के लिए एक अलग देश। ही अहमदिया जब पाकिस्तान में आए तो उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। पहले उनको ये कहा मॉस्क में नहीं जा सकते, फिर एक रेजोल्यूशन पास किया पार्लियामेंट में कि अहमदिया नॉन मुस्लिम। शियाज हैं उनके अगेंस्ट भी आजकल सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। हुआ क्या है पाकिस्तान का, जब से पाकिस्तान की फौज ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया 1959, इससे पहले पाकिस्तान की जो इकोनॉमी भी थी वो काफ़ी ठीक कर रही, क्योंकि इनका एग्रेरियन सेक्टर अच्छा है। इसका मतलब जो इलाका उपजाऊ है, नदियां हैं,
मगर जब से फौज ने टेक ओवर किया है, आप ये देखें कि उससे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अब है क्या कि एक छोटा देश बड़ी फौज, क्योंकि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। अगर आप भारत से पाकिस्तान की तुलना करें तो वो 1/7 है साइज में, और उसकी पॉपुलेशन भारत से 1/8 है, और उसकी इकोनॉमी जो है हमारे से 14% है, मगर उनकी फौज हमारे से 80% है। एक छोटा देश एक बड़ी फौज क्या कर रहा है? क्योंकि फौज ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है पाकिस्तान में, एक इमेजिनरी थ्रेट पैदा की है कि अगर हम ज्यादा मजबूत नहीं हुए तो भारत हमला कर देगा। और ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि भारत ने आज तक कोई हमला किसी पे नहीं किया। और ये भी ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी आज तक इलेक्शन कोई हारी नहीं, युद्ध कोई जीती नहीं। तो ये एक प्रकार से औरा बना दिया कि बहुत बड़ी फौज चाहिए उनको, और इसलिए एक छोटे देश के पास बड़ी फौज है, अब उसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा इतना ज्यादा यूज करते हैं कि दूसरों के पास पैसा रहता नहीं है। इकोनॉमी में कम से कम 3% जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। जो फौजी फाउंडेशन है, जो सीमेंट से लेके कोलगेट और रियल एस्टेट से लेके बैंक, करीब करीब 70 से 80 बिलियन डॉलर का उसका बजट है, और वो टैक्स के दायरे में नहीं आती। तो सच्चाई है, जो फौज है वो पीछे से आज की तारीख में आपका लगाम खींच रही है। तो ना तो उसके पास आज वो पावर में दिखने में नहीं लगती कि आज एक मुखड़ा है सिविल गवर्नमेंट का, पर असली पावर जो है वो फौज पे ही है, वो इस्लामाबाद में नहीं, वो रावलपिंडी में। तो दुख की बात यह है, पाकिस्तान जो है एक फौज ने जकड़ रखा है, और अभी तक पाकिस्तान इसमें निकल नहीं पा रहा। और पाकिस्तान का जो अवाम है वो आज सक्रिय हो रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है, वो पूछ रहा है कि ये क्या ठीक है। मुझे लगता है अगर पाकिस्तान को संभलना है तो पाकिस्तान की जो फौज है उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाज ना करके वापस अपने बैरिक्स में जाएं। जो पाकिस्तान की फौज का काम है अपने फ्रंटियर्स, अपने बॉर्डर को मकसूद करना, उसको करें, ना कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करें। ये तो इमरान खान ने अभी चिट्ठी भी लिखी है, 2 चिट्ठियां लिखी। मैं उसमें इस बात से सहमत हूं कि किसी देश की फौज उसकी गवर्नमेंट को नहीं कंट्रोल कर सकती। अगर वो गवर्नमेंट चलाएगी तो देश का भट्ठा गोल हो जाएगा। और मुझे लगता है पाकिस्तान को ये इंट्रोस्कोप करना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा अब यहाँ सिविल पर एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दें। जी, और अब यहाँ पर सर जो लोग हैं ना वो भी कहीं ना कहीं आवाज उठाने लगे, इसलिए इतने यूट्यूबर्स खुल के सवाल पूछते हैं, तारीफ करते हैं भारत की, तारीफ करते हैं पीएम मोदी, सीएम योगी की, लेकिन शायद पाकिस्तान पर इसका उल्टा असर है। उन्होंने सवाल पूछने वालों को ही गायब कर दिया है। दहतो साहब क्या कहेंगे? जो पत्रकार है वो तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, जनता की हालत कौन दिखाएगा? हाँ, मेरे से पूछा कुछ? नहीं, दहतो साहब से मेरा सवाल है ये। अच्छा, जमीर सर सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है आप तक? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। कुलकर्णी सर आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगे। नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो सोच लिया है, और पाकिस्तान में आपका कहना बिल्कुल ठीक है, जितने भी यूट्यूब आप देखिएगा पाकिस्तान में वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी तरक्की हो रही है, हिंदुस्तान चांद में पहुंच गया है, हिंदुस्तान अमेरिका के अंदर सारे जितने सीईओज हैं वो हिंदुस्तानी देखते हैं। पूरे विश्व भर में पाकिस्तान को तो एक आतंकी संगठन माना जाता है। भारत का बोलबाला है, भारत में तगड़ा बहुत नेतृत्व है, पाकिस्तान के अंदर हालात देखो क्या है। तो इसमें कोई शक नहीं, वो हमारे ही सिबलिंग्स हैं। ये तो है नहीं कि हम दो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे खाते हैं, एक जैसे बोलते हैं, सब कुछ एक जैसे है। तो एक मजहब के ऊपर उन्होंने अपना मुल्क बनाया, और वो जो जिस मकसद से उन्होंने मुल्क बनाया उसका तो फायदा हुआ नहीं ना उन्हें। क्या जो देश है वो मजहब के ऊपर नहीं चलता है जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। हम भारत के अंदर हर एक को डेवलपमेंट, हमने अपना रास्ता जो लिया हमने डेवलपमेंट का लिया। अपने यहाँ पे आप देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देखिएगा, अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिएगा, स्पेस देखिएगा, साइबर देखिएगा, मॉडर्नाइजेशन देखिएगा, इंडिजिनाइजेशन, सब कुछ में भारत आगे है, पाकिस्तान बिल्कुल पीछे है। और उनको लगता है क्योंकि उनके आधे रिश्तेदार हिंदुस्तान के अंदर है, क्योंकि रिश्तेदार उनके हिंदुस्तान के अंदर वो तो एक दूसरे से बिल्कुल। और सर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी भारत में हो जाए, इतने त्रस्त हो चुके हैं पाकिस्तान से। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल गीतू, मतलब उनको मालूम है, अपने यहाँ पे जितने फिल्म स्टार हैं आधों के रिश्तेदार उधर हैं, क्या उनको मालूम नहीं है? क्या वो नहीं देख रहे कि भारत के अंदर क्या हो रहा है? अब चाहे पाकिस्तान कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले कि भारत के अंदर मुसलमानों के लिए कोई आजादी नहीं है, वो खुद जानते हैं कि भारत के अंदर ही आजादी है और कहीं आजादी नहीं है। जिस प्रकार की आजादी, जिस प्रकार से खाना पीना, बोलना चालना, अपना उनका जो अस्तित्व है, जो नौकरियां चाहते हैं, सब जगह भारत में आजादी है, वो उनको पसंद नहीं। तो प्रोपेगेंडा में जो लगा हुआ है पाकिस्तान अपने मदरसों के द्वारा बाहर के, तो यही कारण है। सारा का सारा ध्यान जो है किस प्रकार से भारत को गिराना और अब चीन की गोदी में जाके बैठ जाना, भारत, पाकिस्तान और चीन मिलकर के भारत को गिराना, भारत को जो नॉर्मल डेवलपमेंट भारत का हो रहा है उनके से देखा नहीं जा रहा। कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत विश्व की 5वीं आर्थिक ये बन गया है, पावर बन गया है, वेरी सून विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये कैसे हो गया? ये कैसे है लग गए? उनकी नजर में हिंदुस्तानी तो बिल्कुल बेकार है। ये नहीं समझते वो कि हिंदुस्तानी मेहनत करता है, हिंदुस्तानी में आजादी है, हिंदुस्तानी अपने पलबुते पे काम करता है। पाकिस्तान के जैसे नहीं रहा मजहब 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 मजहब, अब मजहब ने उनको खा लिया है। और वही मजहब जो कि आप खुद देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में देखिएगा, सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है वो देखिएगा, वहां पे मॉडर्निटी आ रही है, फ्रीडम आ रहा है, और यहाँ पे दिन पर दिन तालिबान जैसे हैं वो कहेंगे भाई छठी के बाद लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, कोई बाहर जाएगा नहीं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तो उनको लग रहा है कि ऐसे हालात जो है वो ठीक नहीं है और हिंदुस्तान के बरखिलाफ बातचीत नहीं, हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते करके उनका ही फायदा होगा। तो वो नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं बांग्लादेश जैसा देश जो तरक्की कर रहा था, उसके हालात को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान वहां पहुंच गया। तो हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे, ये तो हाल है पाकिस्तान का। मुझे नहीं लगता है जब तक ये आतंक का सहारा नहीं छोड़ेंगे तब तक इनका हाल यही होगा। मजहब अपना पर्सनल है। और ये देखिए सर, आपसे कुछ देर पहले जो हमारे गेस्ट दैतो साहब बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि ठीक है बीएलए भी दहशत गर्द फैलाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए क्योंकि श्रीवास्तव हम जब पहले भी बात कर रहे थे इन्हीं मुद्दों को लेकर, तो ये बात हो रही थी कि जब आप आतंकवाद करते हैं तो आप अपने हकों की मांग कहते हैं उसे कि नहीं हमें तो अपने हक लेने हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। वहीं अगर बलूच आर्मी ये चाहती है कि हमारे हक दे दिए जाए तो वो कहते हैं कि नहीं ये दहशतगर्दी है। यानी ये जो डिफरेंस है ना ये हमेशा बना रहता है। सच्चाई है गीतू कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था और वो सच्चाई है 1948 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती इनको हमला करके जोड़ा था और जब से इनको बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अपना हिस्सा बनाया, इनको कभी पाकिस्तानी बनाया नहीं। अगर वो ये उनको फ्रीडम देते, उनको इक्वल ट्रीट करते तो आज बलूचिस्तान में भी वही तरक्की होती जो पंजाब में है। क्योंकि सच्चाई है कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज में तो बलूचिस्तान है जहां पर कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है। मगर अभी भी सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। तो सच्चाई है इनको हरदम उन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन देखा और बलूचिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया एक्सप्लॉइट करने के लिए कि भाई ये रिसोर्सेज हैं इनके एक्सप्लॉइट करो। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो गरीब से गरीब होते गए। वो जो उनकी हालात देखें, उनको खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। और अब सबसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो तेज इसलिए हुआ कि पहले तो पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट करा था, वो चीन भी आ गया। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि ग्वादार जाता है, ये भी मैं बताऊं अपने व्यूअर को, ग्वादार पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। इन्होंने ओमान से लिया 1958 में, 1958 में। तो वहां ग्वादार पोर्ट पे जो उन्होंने नेवल पोर्ट बना लिया है उसके अंदर बड़े बड़े ट्रॉल लगा दिए हैं जो फिशिंग करने नहीं जा सकते बलूचीज, ना वो कहीं पर अपना काम कर सकते क्योंकि हर जगह पाकिस्तान की फौज ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। ना वो फौज में है, ना वो सिक्योरिटी फोर्सेज में है, पुलिस में है। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी हालात दिन पे दिन खराब होती जा रही है। तो उनके पास चारा क्या है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने फ्रीडम स्ट्रगल बड़े दिनों के बाद स्टार्ट की है। वो इसलिए की है कि भाई पाकिस्तान तो उनको कभी इक्वल मानेगा नहीं और इसलिए वो चाहते हैं अलग होना। मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है वो समझता तो नहीं, वो कुचलने की कोशिश करता है। 15,000 यूथ को गायब कर रखा है और अभी भी वो वायलेंस यूज कर रहे हैं।
और वो जो है करीमा बलूच जो कनाडा में चली गई थी, आईएसआई ने उसको मरवा दिया। मगर बाद में आने वाले ये चक्कर, ये जो बात आ रही है, अपना देश तो डुबो ही दिया, अब वो बांग्लादेश को भी डुबो देंगे। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी अच्छा कर रही थी लास्ट 15 साल में, शेख हसीना ने उस इकोनॉमी को बहुत अच्छा बना दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा, पर कैपिटा इनकम एट वन पॉइंट टाइम भारत से भी अच्छा हो गया था। मगर जब से पाकिस्तान अब उसके साथ इन्वॉल्व हो गया है, आईएसआई वहां टेररिज्म लाएगा, इकोनॉमी उनकी सिचुएशन खराब होगी। पहले तो पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता था, बांग्लादेश भी आ जाएगा। तो बांग्लादेश इज गोइंग इन अ पाकिस्तान वे, क्योंकि पाकिस्तान जिसके साथ भी जुड़ जाता है उसका भट्ठा गोल करता है। वो कहते हैं वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप जो टेररिस्ट लीडर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। अगर आप 100 टेररिस्ट जो टॉप के हैं वर्ल्ड के, उनमें से 80 पाकिस्तान के या पाकिस्तान से रूट मिलेगा। और भारत, अगर आप देखें टॉप सीईओ जो हैं वर्ल्ड के अंदर, शॉर्ट पार किसकी है, वो भारत की है। तो ये फर्क है, एक देश, दोनों देश इकट्ठे आजाद हुए थे, एक कहां चला गया, एक कहां रह गया, क्योंकि वहां पर टेररिज्म का साथ दिया गया, यहाँ पर हमने शॉर्ट पार। एक सबसे और भारत के प्रति नफरत इस कदर है। जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मैं डिफरेंस ये है, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम है। अगर पहले हम कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं, अगर आपका रिलीजन सेकंड है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, वहां पर रिलीजन को फर्स्ट माना जाता है। जिस देश के अंदर ये होगा वो देश नहीं तरक्की। आप कहीं भारतीय से पूछेंगे आप कौन है, मैं भारतीय हूं जी। आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, आपका मजहब कुछ भी हो सकता है, आपकी कास्ट कुछ भी हो सकती है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम मजहब को अपने उसी हिसाब से रखते हैं, उसको प्राइवेट रखते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ताकत नहीं जितनी मजहब की। जब तक आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को ताकत नहीं देंगे, आप एज अ प्राउड फील नहीं करेंगे कि भाई आई एम ए प्राउड मेंबर ऑफ माय कंट्री, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की फौज आतंकवाद फैलाती है, आतंकवाद क्रिएट करती है। हम अभी भी मानने को तैयार हैं कि पाकिस्तान बदल गया, मगर हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकवाद को भेजने के लिए पाकिस्तान की फौज ने 2 से 3 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के बाकायदा ट्रेनिंग होती है आतंकियों की, पूरा हब बना हुआ है, पैसा देते, फंड देते हैं उनको। हम तो वहां जम्मू कश्मीर में 25 से 30 साल रह चुके, मैंने तो ब्रिगेड कमांड की मच्छल में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है, अब ये कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट हैं, मगर अभी भी वो उस आतंकवाद के अगेंस्ट हैं जो इनके अगेंस्ट है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी टेररिस्ट बोलते हैं, मगर लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट करके उनको रॉबिन हुड बोल के, जो मुशर्रफ ने कहा था ये तो हमारे लिए रॉबिन हुड है, ये तो हमारे हीरो हैं, उसको भारत की तरफ भेजते हैं। तो आतंकवाद के दो पैमाने जब तक आप रखेंगे तब तक आप आतंकवाद के साथ लड़ नहीं सकते गीतू। बिल्कुल, लड़ने का मकसद भी नहीं है सर, ये सिर्फ बाहरी दिखावा है कि हम आतंकवाद को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, फला। कुलकर्णी सर आपने सही कहा था, क्योंकि जिस तरह से सिवाज सर भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में देखिए कि खुद तो डूब ही रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को भी डूबने के कगार पर ला दिया। लेकिन यहाँ पर नफरत देखिए, भारत से आप सीधे तौर पर कोई नफरत नहीं करवा पा रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह का अब आतंकी जो कारनामे इनको करने थे वो कम होते जा रहे हैं, ना के बराबर है इस वक्त। तो यहाँ पर नफरत जो है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के प्रति देखिए, यहाँ पर कत्लेआम इन्होंने मचा दिया और अभी भी शांति नहीं है। यानी अंदर किस तरह की खुन्नस है भारतीयों के प्रति, वो वहां पर माइनॉरिटीज के साथ जो जुल्म किए जा रहे हैं उससे समझा जा सकता है। बिल्कुल, ये तो ये जेलेसी है। इनको लगता है कि भारत कैसे आगे चला गया, ये हमारा है, हम भी आगे नहीं जाएंगे तो इनको भी नहीं जाने देंगे। और क्योंकि चीन जो है एक इसका पूरा मास्टरमाइंड चीन है। चीन सोचता है कि कॉम्पिटिटर तो पूरे इस एशिया में से भारत ही है, भारत ही टक्कर दे सकता है। अगर फर्स्ट इकोनॉमी यूएस है, सेकंड चाइना है, तो थर्ड इंडिया आएगा अगले 5 साल के अंदर। तो वो नहीं चाहते कि तो हिंदुस्तान को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए, हिंदुस्तान को किस तरीके से आर्थिक गति पे उसके रोक लगाई जाए, किस तरीके से अंदरूनी हालात हिंदुस्तान के खराब किए जाए। और क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है, आपको आश्चर्य होगा गीतू अगर मैं एक बात बताऊं आपको, 1963 में चौवन लाए जब अयूब खान को मिले और उन्होंने अपना जो शख्सगम घाटी है पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दी अपने बॉर्डर्स को रिजॉल्व करने के लिए,
तो उन्होंने एक ही मैं कहूँगा सलाह दी अयूब खान को कि आप और भारतीय दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे खाते हैं, एक जैसे पीते हैं, एक जैसे बोलते हैं। आपका देश बहुत छोटा है, आप हिंदुस्तान के साथ लड़ नहीं सकते, आप आतंक से ही भारत को हरा सकते हैं। आप समझ सकते हैं चीन ने 1963 में ये सलाह किसको दी? अयूब खान को। और उन्होंने पाकिस्तान ने वो सलाह लेकर के जियाउल हक ने कहा कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। मुशर्रफ ने वही किया, मुनीर भी वही कह रहा है। तो ये जो अब उनके नस पे अब वो चढ़ गया है कि हम भारत को हरा नहीं सकते, तो हराने का मतलब भारत को अगर हरा नहीं सकते तो भारत को हम किस तरीके से तकलीफ पहुंचा सकते हैं, भारत को आगे नहीं ले जाना है तो एक आतंक फैलाओ और भारत के अंदर अंदरूनी स्थिति जो है उसको खराब करो। और भारत के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो उस तरह के लोग उस तरह की सोच में जाने की पसंद करते हैं। यही कारण है, नहीं तो भारत को आगे लाने में कोई रोक नहीं सकता पूरे विश्व भर में। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। भारत में बहुत जबरदस्त दम है, लेकिन उस दम को देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है, बाकी वेस्टर्न देश भी देख रहे हैं कि भारत को अब किस तरीके से रोका जाए, भारत को किस तरीके से नीचे गिराया जाए। तो ये जो लोग खड़े हैं जिनको आतंक का ही सहारा है, अगर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 1 किलोमीटर के दूरी पे मारा जाता है, जिसने पाकिस्तानी लेक होते हुए वहां पे मारा, कहा तो 9/11 किया, किधर? तो अमेरिका में। तो अमेरिका ढूंढ रहा है उसको। अलकायदा को कहा तो मिला, कहा जिसको ढूंढते थे गली गली मिले घर के पिछाड़े में। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। तो ऐसा देश जब तक आतंक का सहारा नहीं छोड़ेगा तब तक इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं है। उज्जवल तो छोड़िए, वो बिल्कुल गहरा और अंधेरे में रहेगा और दूसरे को भी ले लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का करना चाहेंगे सर। और हमारे साथ दैतो सर भी जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इसी के साथ ही यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों से